एवरीवन, वेलकम टू साइंस अपेक्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर दीप्ति वर्मा और आज के हम इस लेक्चर में डील करेंगे विद द यूनिट 2 ऑफ आर्ट एजुकेशन जो कि सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू थिएटर बिगनिंग विद द बॉडी, मतलब थिएटर के साथ साथ उसमें जो बॉडीज आती हैं, जैसे कि वहाँ के जो फिल्म मेकर्स हो गए, स्क्रिप्ट राइटर्स हो गए, जो कोरियोग्राफर्स हो गए, ये सब भी थिएटर का ही पार्ट है, तो उनके बारे में हमको स्टडी करना है। फिर बुल्हान थिएटर और मनमुगड़ी थिएटर के बारे में हमको स्टडी करना है, जो कि इनके बारे में आपको डिटेल में आगे पता चलेगा। और साथ ही साथ हमको ये जानना है कि वो थीम क्या होती है, क्योंकि जैसे कोई भी आप मूवी देखते हैं तो मूवी का भी कोई ना कोई थीम होता है, पेट्रोटिज्म पे होता है या फिर एक्शन पे होता है, तो कोई ना कोई थीम तो हर चीज़ का होता है। वैसे थिएटर्स की जो थीम है, तो कौन कौन से थीम्स हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। थिएटर इज नॉट अ प्लेस, इट्स अ डायलॉग बिटवीन पीपल एंड द वर्ल्ड। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस नहीं है। थिएटर ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे डांस हो रहा है या फिर कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है तो आप गए बस देख के आ गए, ऐसा नहीं होता थिएटर। उसमें डायलॉग होता है। डायलॉग मतलब ऐसे कोई वार्तालाप जो क्या होती है, दो लोगों के बीच में होती है। तो यहाँ पे जो वार्तालाप है, वार्तालाप क्या हो सकती है, डायलॉग क्या हो सकता है यहाँ पे, कि मैं कुछ इनजस्टिस हुआ है उसके बारे में आपको बता रही हूँ, या फिर कोई कंजर्वेशन जैसे कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, डायलॉग हो गया। किनके बीच हो गया, मैं जो थिएटर कर रही हूँ और जो सामने ऑडियंस है जो इस चीज़ों को सुन रहे हैं, और पेसिवली नहीं सुन रहे हैं, एक्टिवली सुन रहे हैं, तो ये हम दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, डायलॉग हो जाएगा। ठीक है। फिर द एनाटॉमी ऑफ डायलॉग, डायलॉग के बारे में समझेंगे। तो डायलॉग में सबसे पहले क्या आ जाएगा, परफॉर्मेंस आएगा। परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस क्या है, द लाइव एफर्मल एक्ट, मतलब जैसे थिएटर होता है, जैसे आप भी कोई कॉन्सर्ट में गए होंगे, म्यूजिक कॉन्सर्ट में, तो क्या होता है, कॉन्सर्ट तो 3 घंटे का होगा, 4 घंटे का होगा मैक्सिमम, फिर वो क्या होता है, बंद हो जाता है। मतलब ये क्या होता है, ये जो लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एफर्मल होते हैं। एफर्मल का मतलब होता है कि ये शॉर्ट लाइफ स्पान के लिए होते हैं, मतलब छोटे टाइम के लिए ही होते हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। फिर इट इन्वॉल्व्स द बॉडी, वॉइस एंड शेयर्ड डायमेंशंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब इनमें परफॉर्मेंस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, पहला तो हो जाएगा बॉडी इन्वॉल्व होता है, वॉइस इन्वॉल्व होती है, और साथ ही साथ हम जो ऑडियंस होते हैं और जो हमारे परफॉर्मर्स होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है, सेम स्पेस भी शेयर हो रहा होता है और सेम टाइम भी शेयर हो रहा होता है। ठीक है। फिर पीपल, द ह्यूमन एलिमेंट, दिस इंक्लूड्स मेकर्स, मतलब जो थिएटर होते हैं वहाँ पे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो डायलॉग हो रहा है वहाँ पे उनमें कौन कौन से लोग होंगे, मेकर्स होंगे, जैसे कि एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, कम्युनिटी मेंबर्स हो गए, ऑडियंस हो गई, हु आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नॉट पैसिव व्यूअर्स। वहाँ पे ऐसे ऑडियंस होंगी जो कि सिर्फ वहाँ पे ऐसे बैठ के देख नहीं रही है, वो उन चीज़ों को समझ रही हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ समझा रही हूँ तो आप बस वहाँ पे ऐसे चुपचाप बैठने के लिए तो आपने वीडियो नहीं ओपन किया होगा ना, आपको पढ़ना होगा, आपको अच्छे से समझना होगा, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप पैसिव व्यूअर नहीं है इस थिएटर की, आप क्या हो, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। आप भी क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेंट हो। मतलब अगर कोई ऑडियंस है वो एक्टिव नहीं रहेगी, वो आना ही नहीं चाहेगी, तो थिएटर भी क्या होगा, नहीं हो पाएगा। हम थिएटर करेंगे किसके लिए, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। फिर कॉन्टेक्स्ट, मतलब थीम, कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट पे तो हम बना ही रहे होंगे, तो द वर्ल्ड इटसेल्फ, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट होता है थिएटर का वो क्या होता है, जो हमारा वर्ल्ड है, हमारे वर्ल्ड में सोशल चीज़ें आ गई, पॉलिटिकल चीज़ें आ गई, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, यही हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है थिएटर बनाने का। ठीक है। थिएटर ऑलवेज हैपन्स इन अ स्पेसिफिक सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल मूवमेंट, मतलब ये किसी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल चीज़ों पर बेस्ड ही होता है। शायद हो सकता है कोई फेस्टिवल है तो हम थिएटर कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल इशू है उससे बचने के लिए हम थिएटर कर रहे हैं, सोशली आजकल जैसे कि ओटीपी वाले जो स्कैम होते रहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को अवेयर करने के लिए कोई थिएटर कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर इट रिफ्लेक्ट्स एंड रेस्पॉन्ड टू द सोसाइटी इन विच इट एग्जिस्ट, मतलब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ कोई अच्छी चीज़ हो रही है या फिर कोई बुरी चीज़ हो रही है, तो थिएटर क्या करता है, उसका रिफ्लेक्शन है। हम थिएटर के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डायलॉग। डायलॉग के बाद द 4 एसेंशियल ऑफ एनी थिएट्रिकल इवेंट, हमें 4 एसेंशियल्स के बारे में पढ़ना है जो कि हर थिएटर में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द परफॉर्मेंस। अब सबसे पहले थिएटर में क्या होता है, परफॉर्मेंस ही होता है।
आपके लिए बहुत बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता है आपको वही लिखनी है, बस जो पॉइंट्स हैं हम वो आपको प्रोवाइड करें ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो, ठीक है। फिर जो परफॉर्मेंस होता है वो लाइव इवेंट होता है, इट इज़ इफर्मल। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो लाइव परफॉर्मेंसेस होती है थिएटर में, और ये क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए होती है। हैपनिंग हियर एंड नाउ, मतलब ये जो थिएटर होंगे वो अभी यहीं हो रहे हैं और वो अभी तक ही रहेंगे, वो हमेशा ही नहीं चलते रहेंगे। इट इज़ एम्बॉडीड यूजिंग बॉडी, वॉइस, स्पेस एंड टाइम। और थिएटर होता कैसे है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जो ह्यूमंस हैं वो इन्वॉल्व होंगे, मतलब बॉडी, फिर उनकी वॉइस इन्वॉल्व होती है, जो स्पेस, हम कहीं ना कहीं थिएटर के तो स्टेज भी बनते हैं तो वो स्पेस इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ टाइम भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर मेकर्स, दी मेकर्स, मेकर्स कौन हो जाएंगे, जैसे क्रिएटर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, जो थिएटर को बना रहे हैं वो हो जाएंगी। फ्रॉम ट्रेंड एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड डिजाइनर्स टू नॉन ट्रेंड कम्युनिटी परफॉर्मर्स टेलिंग देयर ओन स्टोरीज। मतलब मेकर्स में क्या आ जाएंगी, जैसे कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, वो ट्रेंड में आ जाएंगे। और फिर जैसे कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर हम मूवी बनाते हैं, तो कोई ट्रेंड इंसान तो है नहीं, बस वो जो शायद हम उनसे इंस्पायर हो कि उन पर मूवी बना रहे हैं, तो मेकर्स में क्या आ जाते हैं, ट्रेंड लोग भी आते हैं और साथ ही साथ नॉन ट्रेंड कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर द ऑडियंस, ऑडियंस की अगर हम बात करेंगे तो द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, जो मेन हमारे थिएटर के कोर वो होते हैं ना, जिन पे सेंटर होता है, वो कौन होते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स। और कैसे पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। देयर प्रेजेंस एंड रिएक्शंस फंडामेंटली शेप द परफॉर्मेंस, उनका जो प्रेजेंस होता है वही क्या करता है, हमारे परफॉर्मेंस को शेप देता है। मतलब अच्छी अगर हमें रिएक्शंस मिल रही होंगी तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम क्या करें और आगे उस चीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करें। हमें उस जो थीम होगा, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा, उसके लिए और ज़्यादा क्या मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगी कि हमें ये काम जो है वो करना चाहिए, ठीक है। द रिलेशनशिप चेंजेस ड्रामेटिकली बिटवीन अ स्ट्रीट कॉर्नर एंड अ पर्सेनियम स्टेज, मतलब जो स्टेज होता है और उसके साथ जो स्ट्रीट कॉर्नर, मतलब ऑडियंस और स्टेज में जो लोग हैं उन दोनों के बीच का क्या है, ये रिलेशनशिप होता है, जो कि पूरे जो ऑडियंस के परफॉर्मेंस है, ऑडियंस का जो रिएक्शन है उस पर डिपेंड करता है। अगर ऑडियंस का रिएक्शन बहुत अच्छा है तो फिर उस तरह का पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगा दोनों के बीच में, और अगर रिएक्शन जो है बहुत ही वीक है, अच्छा नहीं है, पेसिव है, तो क्या होगा, जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही कम और बहुत ही वीक बोल सकते हैं, वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप बनेगा बिटवीन द स्टेज परफॉर्मर्स एंड द ऑडियंस। फिर द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब बेसिस जिस पे हम क्या कर रहे हैं, थिएटर बना रहे हैं। द सेटिंग, द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड दैट गिव्स द परफॉर्मेंस मीनिंग, मतलब हमारा जो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल बैकग्राउंड है वो जो हमारे उस पूरे थिएटर को मीनिंग दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। द स्टेज इज एवरीवेयर, मतलब अब जैसे मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे मैं स्टेज बना रही हूँ, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, कुछ परफॉर्मेंस करूँगी, तो सिर्फ वही थिएटर है क्या, नहीं, थिएटर हर जगह होता है। कैसे हर जगह होता है, स्टेज इज एवरीवेयर, परफॉर्मेंस बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, मतलब कुछ कुछ ऐसे स्टेज होते हैं जहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वो स्क्रिप्ट बेस्ड नहीं होती, वो हम खुद वहाँ पे खुद स्टेज बना के वहाँ पे खुद परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि कोई रिचुअल हो गई, हमारा कोई धार्मिक फेस्टिवल हो गया जहाँ पे हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं और उसके थ्रू हम पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हमारा कल्चर कैसा है, तो वो भी तो एक स्टेज हो गया ना, जहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डायलॉग यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है, और प्रोटेस्ट हो गए, ये भी एक स्टेज है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो इनजस्टिस हुआ है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, और जैसे जो दूसरे लोग हैं फिर जो क्रिमिनल्स हैं उन तक अपनी बात पहुँचाते हैं कि हम सब क्या है, बहुत ही पावरफुल है, जो कि अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, तो ये भी स्टेज हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग हो गई, परफॉर्म आइडेंटिटीज हो गई, ये सब क्या है, थिएटर्स ही हैं, बट यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई है, हम खुद वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी न किसी सोशल इशू के लिए सबको एक साथ खड़ा कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, हमारा थिएटर ही है। वी परफॉर्म रोल्स एवरी डे, थिएटर सिंपली हाइटन्स एंड एग्जामिन्स द फंडामेंटल ह्यूमन एक्ट, हम क्या करते हैं, कोई ना कोई रोल रोज परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, या फिर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं, तो ये सारे हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई रोल ही परफॉर्म करते जा रहे हैं। थिएटर क्या होता है, हमारा जो फंडामेंटल ह्यूमन एक्ट होता है ना, उसको एग्जामिन करता है। थिएटर एज अ वॉइस फॉर चेंज, अब हमें क्या पढ़ना है, थिएटर क्या है हमारे लिए, एक वॉइस की तरह है, जो कि क्या, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सोशली, पॉलिटिकली हमारी जो सोसाइटी है उस पर हम क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। अब कैसे ला सकते हैं उसके बारे में हम आगे डील करेंगे।
द मैकेनिक्स ऑफ सोशल एक्शन थिएटर, मतलब जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि जैसे हमारा जो इंडिपेंडेंट था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जब राज करे, तब हम जब इंडिपेंडेंस के लिए मांग कर रहे थे तो हर जगह पे क्या होता था, इसी तरह के थिएटर्स किए जा रहे थे, जिनसे क्या होता था हर कोई एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहा था और कहीं ना कहीं यूनिटी फॉर्म हो रही थी कि हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो ये भी थिएटर के थ्रू ही हो रहा था। तो थिएटर में ऐसा क्या है जिसको हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं अपने सोशल वेलफेयर के लिए। सो व्हाई इट वर्क्स। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं अभी आपको सारी चीज़ें संस्कृत में बोलूँ या फिर उर्दू में बोलूँ तो बहुत से लोगों क्या मेजोरिटी ऑफ पीपल को समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप ये वीडियो देखोगे क्या, नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं सिंपल डायरेक्ट हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करूँगी जो सबको समझ में आ रहा है, तो उससे क्या होगा, ये सबके लिए क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। डायरेक्ट लैंग्वेज का मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर इमोशनल, जैसे कुछ इनजस्टिस हुआ है, अब उसके खिलाफ मुझे क्या करना है, आवाज़ उठाना है और मैं चाहती हूँ कि सोशली सब लोग एज अ सोसाइटी मेरी हेल्प करें। तो मैं क्या कर सकती हूँ, लिख के भी तो दे सकती हूँ सबको कि हाँ मेरे साथ ये सब गलत हुआ है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। बट उससे क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, बस एक लेटर लिखा गया उसको आप पढ़ रहे हो, और वहीं मैं क्या कर रही हूँ, खुद मैं आपके सामने आके अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस तो होगा ना। जो मैं इमोशनली आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ तो उससे क्या होगा, आप और ज़्यादा मेरी तरफ कनेक्ट हो पाएंगे, मुझे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये होता है इमोशनल। फिर कलेक्टिव, बिल्ड्स कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस इन अ पब्लिक स्पेस। जैसे हम एक ही कम्युनिटी के लोगों को एक साथ लाके उनके अगेंस्ट अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा है इसके बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो सब क्या कर रहे हैं, एक प्लेस पे सेम आइडेंटिटी सेम हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं, तो उन लोग क्या करेंगे, एक साथ आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। तो व्हाई इट वर्क्स में आपकी 3 चीज़ें आ जाएंगी, एक्सेसिबल, इमोशनल एंड कलेक्टिव। फिर की फीचर्स क्या होते हैं, परफॉर्म्ड इन पब्लिक स्पेसेस, इनको हम पब्लिक स्पेसेस पे ही परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं ज़्यादा से लोग देख सके। रिक्लेमिंग देम फॉर द पीपल, यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरेबल इमेजेस, एंड फिजिकल लैंग्वेज। हम क्या करते हैं, कुछ अच्छी इमेजेस का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, फिजिकल लैंग्वेजेस हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर एड्रेसेस द ऑडियंस डायरेक्टली डिमांडिंग अ रेस्पॉन्स। अब जैसे मैं कुछ रिटर्न दे रही हूँ तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन मैं खुद जाके वहाँ पे परफॉर्म करके बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, आपकी मुझे हेल्प क्यों चाहिए। तो मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऑडियंस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। ठीक है। टॉपिक एड्रेस्ड इंक्लूड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर वायलेंस एंड लेबर राइट्स। जैसे कि सोशल हम जो कहीं पे स्ट्रीट में होते रहते हैं ना, थिएटर पहले बहुत ज़्यादा होता था, तो किस बेसिस पे होता था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर हो गया, वायलेंस हो गया एंड लेबर राइट्स के बेसिस पे हम ये जो थीम्स थे उनके बेसिस पे क्या करते थे, थिएटर किया करते थे। थिएटर एज अ टूल फॉर सोशल अवेयरनेस, ये क्या करता है, जो हम थिएटर परफॉर्म करते हैं वो क्या करेगा, अवेयरनेस स्प्रेड करेगा, एजुकेट करेगा इलिटरेट मास को, क्वेश्चन करेगा इनजस्टिस को। कि अगर हम पहले तो सब किसी को कुछ पता ही नहीं है, पर अगर हम वहाँ पे जाके कुछ थिएटर कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसी गलत चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या होगे, आप भी जागरूक होगे और आप भी फिर क्या करोगे, जो हायर अथॉरिटी है उनको क्वेश्चन करोगे कि हमारे साथ ऐसा इनजस्टिस क्यों हो रहा है। फिर गिव्स वॉइस टू दी मार्जिनलाइज, ये क्या करता है, जो बहुत ही माइनॉरिटी ऑफ पीपल है जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है उनको क्या करता है, वॉइस देता है कि आप भी अपने लिए बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रीट प्लेस के, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वीमेन्स राइट के लिए भी हम करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए करते हैं, एजुकेशन के लिए स्ट्रीट प्ले किया करते हैं। ठीक है। फिर डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट हिस्ट्रीज, डिफरेंट थिएटर, मतलब जो हम लोग हैं अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग हिस्ट्री शेयर करते हैं, और हमारी जो थिएटर है वो भी क्या होंगी, इसीलिए अलग अलग टाइप की होंगी। ठीक है। केस स्टडी बुधान थिएटर, तो हमें क्या करना है, बुधान थिएटर ही हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि बुधान थिएटर में क्या हुआ था, इसकी वजह से हम इसको थिएटर के एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं। तो बुधान थिएटर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पहले ये एक ऐसी ट्राइब हुआ करती थी बुधान, ये एक ऐसी ट्राइब थी पहले जो क्या करती थी, जिनको मार्जिनलाइज्ड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। ये गुजरात के थे, गुजरात के कुछ ट्राइब्स थे जिनको ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके एक एक्ट में क्या बोल दिया गया था कि ये जो है क्रिमिनल्स हैं, इनको एज क्रिमिनल्स वहाँ पे घोषित कर दिया गया था।
और तब बहुत पहले से ऐसा था, बट एक टाइम के बाद क्या हुआ कि एक जो बुधान नाम के ही एक व्यक्ति थे, जो ट्राइब थे, उनको क्या कर दिया गया, पुलिस कस्टडी में लेके गए और वहाँ उनकी डेथ हो गई। तो इनको पता भी नहीं चला कि उनको बस कस्टडी में लेके गए और उनकी डेथ कैसे हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने थिएटर के थ्रू क्या किया, अपने लिए वॉइस उठाने की कोशिश की। इसीलिए इनका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। वॉइस फॉर द मार्जिनलाइज, जो थिएटर था उसने क्या किया, इन डीनोटिफाइड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के लिए क्या किया, वॉइस बनने की कोशिश की है, ताकि ये क्या कर सके, डिस्क्रिमिनेशन से फाइट कर सकें। फिर रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टिग्मा, मतलब उस टाइम पे जो चीज़ चल रही थी कि ये जो ट्राइब्स हैं, ये जो है क्रिमिनल्स टाइप के हैं, इनसे हमें अनटचेबल वाला बिहेवियर रखना चाहिए, उन सब से क्या किया, इन्होंने फाइट की है। फिर सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, द कोर प्रिंसिपल, कम्युनिटी मेंबर्स परफॉर्म देयर ओन स्टोरीज टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर नरेटिव। इन्होंने क्या किया, अपने आप को, खुद को क्या किया, अपनी कम्युनिटी को एज अ होल परफॉर्म करने की, रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। और इनकी ये जो कोशिश थी ना, इसके बाद से ही एक ऐसा रूल आया था कि तब से जो ये ट्राइब्स थी उनको डीनोटिफाइड से, क्रिमिनल्स के जो लिस्ट थी उनसे हटा दिया गया और इनको अच्छे सिटीजन्स के तौर पे देखा गया। तो ये सब कैसे हो पाया, जो पूरे ट्राइब जिसके साथ गलत हो रहा था उनके साथ सही कैसे हो पाया, थ्रू दी थिएटर्स। तो इसीलिए हम इनको एज एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। बुधान थिएटर विद डीनोटिफाइड ट्राइब्स। हु आर डीनोटिफाइड ट्राइब्स, कम्युनिटीज वंस लेबर्ड एज क्रिमिनल। जो मैंने आपको बताया कि इनको पहले क्रिमिनल की कैटेगरी में ब्रिटिश रूल में रखा गया था, और ये आज भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस करते ही हैं, बट पहले से बेटर है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, थिएटर के, पहले सब अलग अलग थे, सब डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, फिर थिएटर के थ्रू क्या हो पाया, ये जो इन्हीं के पीपल थे वो एक साथ आने लगे, तो इनमें यूनिटी आई, तो इन्होंने उस क्रिमिनल वाले टैग को हटाने की कोशिश की और उनको हटाया। लेकिन आज भी हमारी जो मेंटेलिटी है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, ठीक है। बुधान थिएटर यूजेस थिएटर टू शेयर लाइव एक्सपीरियंसेस, build identity and confidence, and fight social stigma. Teaching reflection, theater becomes resistant and empowerment, not just entertainment. यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि थिएटर जो है हमारे लिए कॉमिक भी नहीं है, हमारे एंटरटेनमेंट का ही सोर्स नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस और एम्पावरमेंट के लिए भी हम थिएटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा केस स्टडी हम पढ़ेंगे मनल मगुडी का। मनल मगुडी ये एक तमिलनाडु का थिएटर है, एग्जाम्पल है थिएटर का। सो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बॉडी एज प्राइमरी लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, बॉडी को इन्होंने प्राइमरी लैंग्वेज बताया है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का। अ फोकस ऑन फिजिकल नॉन वर्बल एक्सप्रेशन टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज। यहाँ पे इमोशंस को ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन वर्बल एक्सप्रेशन से देते हैं, थ्रू फिजिकल अपनी बॉडी के थ्रू ये क्या करते हैं, थिएटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चैलेंजिंग टेक्स्ट बेस्ड थिएटर, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड और थिएटर है ना, उनको चैलेंज कर रहे हैं। मूविंग बियॉन्ड द रिटन वर्ड टू फाइंड अ मोर यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो लिखी हुई चीज़ें हैं ये उनको चैलेंज करते हैं कि इनके बिना भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं। साइलेंस मूवमेंट रिदम, द कोर टूल्स यूज टू बिल्ड नरेटिव एंड क्रिएट इमोशनल इम्पैक्ट। यहाँ पे किसी भी तरह का वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ साइलेंस है, ये मतलब चुप रहते हैं, बिना कोई बात किए रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अपने मूवमेंट से और अपने रिदम से, ठीक है। मनल मगुडी फिजिकल एंड नॉन वर्बल थिएटर, द बॉडी इटसेल्फ बिकम्स लैंग्वेज। इनके लिए क्या है, क्योंकि ये तो किसी भी तरह की लैंग्वेज का यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो इनके लिए जो बॉडी है वही क्या बन चुकी है, इनकी लैंग्वेज बन चुकी है। की फीचर्स क्या होगा, फोकस ऑन बॉडी मूवमेंट, पूरा का पूरा फोकस किस पे होगा, बॉडी मूवमेंट में। फिर मिनिमल और नो डायलॉग, या तो बहुत ही कम डायलॉग होंगे या फिर डायलॉग होते ही नहीं है। फिर एक्सप्रेशन थ्रू जेस्चर्स, रिदम, स्पेस एंड साइलेंस, ठीक है। तो ये हमारी दो केस स्टडीज थी जिनके बारे में हमको स्टडी करना था। एंड नेक्स्ट, इफ थिएटर बिगिंस विद द बॉडी हाउ डू वी प्रिपेयर इट, मतलब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो हमारी थिएटर होती है वो बॉडी से ही होती है, तो हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो अब हमें क्या पढ़ना है, थिएटर का प्रिपरेशन पढ़ना है। द एक्टर्स इंस्ट्रूमेंट, अब एक एक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, एक्टर कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वहाँ पे बोल के कर रहा है, अपने बॉडी पोस्चर से कर रहा है, तो ये क्या होंगी, एक एक्टर की इंस्ट्रूमेंट्स होंगी। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले क्या आएगा, प्रेजेंस,
एक्टर का प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब वो फिजिकली तो वहाँ पे प्रेजेंट है, बट उसको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे कॉन्शियस और अलाइव भी रहना पड़ेगा, मतलब मेंटली उसको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी क्या होगा वो इफेक्टिव लगेगा। फिर बैलेंस, अ फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ सेंटर्डनेस एंड स्टेबिलिटी, उसको बैलेंस करना आना चाहिए। जब वो बोल रहा है तो उधर उसको किधर देख के बोलना है, और बोलने के टाइम पे उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है बैलेंस में आती है, और ये सारी चीज़ें थिएटर में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। फिर ब्रेथ, ब्रेथ द सोर्स ऑफ एनर्जी, वॉइस एंड लाइफ इन परफॉर्मेंस, मतलब जो हमारा एनर्जी है, हमारा जो वॉइस है और हमारा जो परफॉर्मेंस है, उन सब का कंट्रोल कहीं ना कहीं ब्रेथ से होता है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा नर्वसली अगर बोलूँगी तो मैं ढंग से बोल नहीं पाऊँगी, मेरी सांस फूलती जाएगी, मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आएगी। तो ब्रेथ कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन विच थिएटर। स्टिलनेस एंड मूवमेंट, स्टिलनेस एंड मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन रेस्ट एंड एक्शन, कहाँ पे हमें एक्शन करने हैं, कहाँ पे हमें थोड़ा शांत रहना है, कहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा पावर दिखानी है, कहाँ पे हमें एनर्जी थोड़ी स्लो डाउन करनी है। तो ये सब भी क्या है थिएटर का ही पार्ट है जो एक एक्टर को आनी चाहिए। ठीक है। द प्रैक्टिस फाइंडिंग न्यूट्रलिटी, मूविंग विथ अवेयरनेस, तो फिर एक जो उनका पोस्चर कैसा होना चाहिए जो एक एक्टर होता है उनका, तो स्पाइन रिलैक्स होनी चाहिए, ब्रेथ नेचुरल होना चाहिए, फिट ग्राउंडेड होना चाहिए, मतलब जैसे कि हम जब बहुत नर्वस होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो वैसा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बॉडी अवेयरनेस इन थिएटर, आर बॉडीज आर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैं जिस तरह से बैठी हूँ, मैं जिस तरह से खड़े हो रही हूँ, वहाँ से कहीं ना कहीं सामने वालों को पता चलता है कि मैं किस तरह से, मतलब मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ। अगर कोई नर्वस होता है ना तो वो अलग से दिख जाता है उनकी बॉडी पोस्चर से। आर बॉडीज आर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, वी मस्ट नो स्पेस कि कहाँ पे कैसे खड़े होना है, टाइम एंड अदर बॉडीज। की आइडिया क्या होगा, की आइडियाज बैलेंस होना चाहिए, पॉस्चर अच्छा होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए एंड मूवमेंट होना चाहिए, जो हमने अभी इससे पहले डील किया है। ठीक है। वॉकिंग इन स्पेस, अवेयरनेस ऑफ अदर्स, कि हम एक जैसे हम डांस भी कर रहे होते तो हमको पता होना चाहिए ना कि कैसे हमको अच्छे से अपनी स्पेस, अपने ही जो लाइन है वहाँ तक रहना है, कि हम किसी से धक्का मुक्की ना कर लें, तो वो सब हमें पता होना चाहिए। सब थिएटर का पार्ट होते हैं। चेंज ऑफ स्पीड, कहाँ पे हमको, जैसे अगर हम डांस भी करें तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से ताल पे, कौन से रिदम पे हमको अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, फिर कौन से स्पीड, कहाँ पे हमारी स्पीड कम कर देनी है। डायरेक्शंस के बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। द सोर्स ऑफ वॉइस इज ब्रेथ, हमारा जो वॉइस है, क्योंकि थिएटर में क्या है, आप अगर मनमुकुड़ी कर रहे हो तो फिर तो बात अलग है कि उसमें वॉइस का कोई रोल नहीं है, लेकिन हर जगह पे हम देखते हैं कि थिएटर मोस्ट ऑफ द कैसे होते हैं जहाँ पे हम डायलॉग्स बोलते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, हमारी ब्रेथ इंपॉर्टेंट होगी। तो वॉइस अवेयरनेस में क्या आ जाएगा, ब्रेथ कंट्रोल, पिच जो है वो भी ठीक होनी चाहिए, वॉल्यूम ठीक होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी हम बोल रहे हैं उसमें। ठीक है। फिर ब्रेथ इज द इंजन फॉर द वॉइस, ब्रेथ क्या है, इंजन की तरह काम करता है फॉर वॉइस। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड कंट्रोल, ये क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी और कंट्रोल प्रोवाइड करती है। ठीक है। वोकल अवेयरनेस बिगिंस नॉट इन द थ्रोट बट डीप इन द बॉडी, सिर्फ और सिर्फ ये गले का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरा आवाज़ ही ऐसा है, मेरा गला ही ऐसा है, तो ऐसा नहीं होता, आपके बॉडी पे भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि आपका बॉडी कैसे, उस अकॉर्डिंग से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वोकल कॉर्ड इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर सिंपल एक्सप्लोरेशंस, हमिंग, फीलिंग द वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस थ्रू आउट द बॉडी। फिर लॉन्ग ब्रेथ रिलीज, अ सस्टेन एज जो हम लोग करते हैं ना कि पहले लंबी सांस लो फिर उसको छोड़ो, साउंड टू प्रैक्टिस कंट्रोल एंड कैपेसिटी, हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो पहले हमिंग कर सकते हैं और फिर दूसरा लॉन्ग ब्रेथ रिलीज से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द कलेक्टिव, इंडिविजुअल हम कैसे करेंगे, मिररिंग, मतलब हम क्या कर सकते हैं, सबके मिरर के सामने क्या कर सकते हैं, सबसे पहले परफॉर्म कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी पोस्चर है मुझे समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे कैसे गलत कर रही हूँ, मैं कैसे बोलूँ कि वो इफेक्टिव लगे। तो ये सारी चीज़ें हम मिररिंग के थ्रू कर सकते हैं। या फिर इमेज मेकिंग, डीप लिसनिंग, नॉट जस्ट विथ ईयर्स बट विद द एंटायर बॉडी, अगर आपको कोई सामने वाला बता रहा है तो भी आप क्या करोगे, उन चीज़ों को अच्छे से सुनने की कोशिश करोगे। ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, एक्टिंग ऑन इम्पल्स विद इन द ग्रुप फ्रेमवर्क। फिर कलेक्टिव अवेयरनेस, सेंसिंग द ग्रुप एज अ सिंगल ब्रीदिंग आइडेंटिटी। फिर कंक्लूजन, थिएटर इज अ लिविंग आर्ट, थिएटर क्या है, एक लिविंग आर्ट है। बॉडी एंड वॉइस इज पावरफुल टूल, थिएटर कनेक्ट्स एजुकेशन, सोसाइटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन।
इन पेडागोजी थिएटर हेल्प स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिट 2 ऑफ आर्ट एजुकेशन सेमेस्टर 1। सो अगर आपको सेमेस्टर 1 के जो आर्ट एजुकेशन उनके भी आगे के नोट्स चाहिए या फिर आप लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें आपको आगे के नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू।